अब शुरू करते हैं स्टाइकियोमेट्री रिएक्शंस की। देखो स्टाइकियोमेट्री से या कोई रिएक्शन दे रखी है उसकी स्टाइकियोमेट्री से आप मोल कैसे निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स कैसे निकाल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट क्या है, परसेंटेज इल्ड, ठीक है, परसेंटेज प्योरिटी क्या है, उन सभी चीजों की अपन बात करेंगे। ठीक है, लास्ट में लो ग्राम इक्विवेलेंस की भी अपन बात करेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला वगैरह, इन सभी को अपन डिस्कस करने वाले हैं। अभी अपन स्टाइकियोमेट्री पे बात करेंगे। देखो स्टाइकियोमेट्री का एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूं, फिर क्वेश्चंस के थ्रू अपन करने वाले हैं। मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, और भी क्वेश्चन करवाऊंगा। देखो एक स्टाइकियोमेट्री अपन कैसे करेंगे, पहले तो टॉपिक डालो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से आप कोई भी रिएक्शन है ना उसके मोल कैसे निकालोगे उसकी बात करते हैं अपन। पहले बात स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब सर ये होता क्या है, पहली बात, जैसे मैं कोई रिएक्शन लिखूं, मैंने रिएक्शन लिखी A प्लस बी, इससे C प्लस डी बना। इस रिएक्शन को मान लो मैंने बैलेंस किया, यहां से 2A से 3C और मान लो ये 4D बना, ऐसा बना कुछ। तो इस रिएक्शन में देखो ये रिएक्टेंट है, इससे आगे ये लगा हुआ है, ये है आपका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहां पे क्या है 1, तो ये 1 क्या है स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये 3 क्या है, ये है स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये क्या है, ये है स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो इसे बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, जैसे मैं एक रिएक्शन लिखता हूं, मिनरल जो वाटर है उसका फॉर्मेशन की रिएक्शन लिख लेते हैं, क्या होगी H2 प्लस O2 से मिलके क्या बना H2O। सबसे पहला रूल है कि जो यहां पे एटम्स दिए हुए हैं ना उनको बैलेंस करना होता है। तो यहां पे H2 कितना है, 2 है हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन 2 है, यहां पे ऑक्सीजन 2 है, यहां पे ऑक्सीजन 1 है। तो यहां पे अगर 2 कर दे तो देखो यहां पे 2 ऑक्सीजन, यहां पे 2 ऑक्सीजन हो गई, पर यहां पे हाइड्रोजन कितने हो गए 4, तो यहां पे लगा दो 2, तो ये पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई, यानी 2H2 प्लस O2 से मिलके बना हुआ है 2H2O। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मीन समझो चीजों का, कि 2 मोल H2 और 1 मोल O2 मिलके 2 मोल H2O बनाते हैं। कुछ बात समझ में नहीं है तो ठीक है, वो नहीं है, एक बात दोबारा उसको फिर बताऊंगा लेटर। एक चीज ये याद रखो, जो आपको यहां पे स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दे रखे हैं वो तो पहचानना आता है ना। यहां पे 2 है, यहां पे ये नहीं है तो 1 होगा, यहां पे 2 है। तो किसी भी रिएक्शन, बैलेंस्ड रिएक्शन में जो स्टाइकियोमेट्री होती है वो उसका मोल का रेशियो होता है। मैंने क्या बोला, बैलेंस रिएक्शन की स्टाइकियोमेट्री उसकी मोल का रेशियो होता है। तो इस रिएक्शन के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, 2 मोल H2 के 2 मोल, ठीक है, H2 के कितने मोल, 2 मोल, O2 का 1 मोल के साथ मिलकर H2O के 2 मोल फॉर्म कर रहा है। समझ में, जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना वही रेशियो मोल का होगा। ओके सर, मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, क्या, मोल इज, जो मॉलिक्यूल्स है उसको निकालने का। ठीक है, मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं, मोल इनटू अवोगाड्रो नंबर। ये बोला था ना मैंने आपको, मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल इनटू अवोगाड्रो नंबर Na। ये क्या था भाई, Na तो फिक्स है, तो मोल का जो रेशियो होगा वही मॉलिक्यूल्स का भी रेशियो होगा। तो स्टाइकियोमेट्री में क्या लिख सकते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स, इनके 2 मॉलिक्यूल्स का रेशियो इसके 1 मॉलिक्यूल्स के साथ मिलके इसके 2 मॉलिक्यूल बनाता है। भाई 2 मोल्स ऑफ H2 और 1 मोल ऑफ O2 मिलके 2 मोल ऑफ H2O बनाता है। यानी अगर आपको कोई बैलेंस ऐसे रिएक्शन दे रखी है ना, उसकी जो स्टाइकियोमेट्री है ना उसी रेशियो में मोल होगा, उसी रेशियो में मॉलिक्यूल्स होगा। अगर कोई गैस है, अगर ये गैसेस है सारी,
तो वॉल्यूम भी सेम टेम्परेचर और प्रेशर दे रखा है, तो वॉल्यूम भी गैसेस के लिए स्टोइकियोमेट्री के रेशियो में ही अपन निकाल सकते हैं। देखो क्या लिख सकते हैं, 2 लीटर ऑफ H2, यहां पे 1 लीटर ऑफ O2, ये हो जाएगा 2 लीटर ऑफ H2। पर ये किसके लिए लागू होगा, ओनली फॉर गैसेस। ओनली फॉर गैसेस के लिए, ये ध्यान रखना। सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर ये लिख लो। ये लो। अब स्टोइकियोमेट्री का ये थोड़ा सा मतलब पता चला, मोल कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, वो सारी चीजें बता दूंगा अभी। जो स्टोइकियोमेट्री में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का जो रेशियो है वही मोल्स का, वही मॉलिक्यूल का, वही वॉल्यूम का। वॉल्यूम का ओनली फॉर गैसेस के लिए है, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे। इतनी बात क्लियर हुई क्या? यानी एक बात समझो, इस रिएक्शन में एक चीज देखो, इस रिएक्शन को देखो, इस रिएक्शन के बारे में कुछ चीजें लिखता हूं। 2 मोल ऑफ H2 एंड, देखो इस कॉन्सेप्ट को समझो, एंड 1 मोल ऑफ O2 रिएक्ट विथ ईच अदर एंड फॉर्म, ऐसे लिख लो, विथ ईच अदर एंड फॉर्म्ड टू मोल ऑफ H2O, या प्रोड्यूस ये कॉन्सेप्ट है इसका। यानी इसका 2 मोल और इसका 1 मोल मिलके H2O के 2 मोल बना रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब देखो इसी से क्वेश्चन हो जाएगा सिंपल। पहला केस अपन लेते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट वाला नहीं लेंगे। पहला कि एक 2 रिएक्टेंट है, उसमें से एक रिएक्टेंट एक्सेस में दे रखा है, एक रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है, तो उस पर तो डिपेंड करेगा ही नहीं रिएक्शन डिपेंड करती है लिमिटिंग, जो कम होगा उस पर। तो एक्सेस में है तो उससे तो अपन मोल नहीं निकालेंगे, जो कम होगा उससे अपन मोल निकाल सकते हैं। तो कैसे, अगर H2 के 5 मोल है, देखो एक बार एक कॉन्सेप्ट और समझो इससे। ये नोट कर लिया क्या? कर लो एक बार इसको नोट, ठीक है। अब समझाता हूं एक कॉन्सेप्ट और इस, एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने लिया Mg प्लस O2, इससे बना MgO। अब तुम्हारे को दे रखा है ये रिएक्शन दे रखी है। अब सबसे पहले क्या करना होता है भाई, बताओ? रिएक्शन को बैलेंस करना होता है, तो करो रिएक्शन बैलेंस। देखो इधर Mg1 1, इधर ऑक्सीजन 2, इधर 1 है तो इधर 2 लगाओ, यहां पे 2 लगा दो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है भाई, 2 Mg, 2 मोल्स इसके और 1 मोल इसका, मिलके 2 मोल बना रहे MgO के। ये बात समझ में आ गई क्या? अब क्वेश्चन में आपको कुछ भी दे दे, उससे आप निकालोगे। मान लो इसके अगर Mg के क्वेश्चन में दिया है, आपको दिया है, मान लो क्या दिया है क्वेश्चन में कि 6 मोल Mg है, 6 मोल Mg दे रखा है और O2 एक्सेस में है, तो आपको बताना है MgO कितना होगा, MgO कितना होगा, MgO फाइंड आउट करना है, कितने मोल होंगे MgO के। इस तरीके से लिख लो इसको, moles of Mg is equal to 6 mole, then find moles of MgO। अब बताओ, देखो इसके 2 मोल से इसके कितने बनते हैं, 2, तो इसके 1 मोल से MgO का कितना बनेगा, 1 मोल। यानी मैं लिख सकता हूं 1 मोल Mg से आपका बन रहा है 1 मोल MgO,
यही तो स्टाइकियोमेट्री निकल आ रहा है। 2 मोल से कितने बन रहे हैं, 2, तो 1 से कितना बनेगा 1, तो 6 मोल से कितना बनेगा भाई, 6 मोल mg से 6 मोल mg से 6 मोल mgO बनेगा। ऐसे रिएक्शन चलेगी। अब फटाफट, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसलिए थोड़ा धीरे बता रहा हूं, है ना, वरना फास्ट चलेंगे अपन। ये चीज समझ में आ गई क्या? ओके सर, क्लियर। देखो अभी एक क्वेश्चन और करवाता हूं। जैसे मैंने दिया रिएक्शन C प्लस O2 से बन गया CO2। ओके, आपको यहां पे एक रिएक्टेंट के बारे में जानकारी दे रखी हो तो उसी से मोल निकाल लो। मान लो आपको दे रखा है कार्बन है 48 ग्राम, ठीक है, देन फाइंड मास ऑफ CO2, मास ऑफ CO2। अब निकाल के बताओ इस रिएक्शन में क्या होगा। ये ऐसे बोल दे कि कंबंशन ऑफ कार्बन दे रखा है, उसमें कार्बन का मास इतना है, लैंग्वेज बना के, है ना, और फाइंड आउट मास ऑफ CO2। अब कैसे करोगे? सबसे पहले तो रिएक्शन देखो, क्या रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है वो देखना है। देखो कार्बन प्लस O2, कार्बन प्लस O2 से CO2 बना, यानी 1 1 1, बैलेंस्ड है ये। यानी इसके 1 मोल से CO2 का कितना बनता है, 1 मोल बनता है। देखो रिएक्शन के अनुसार क्या बनता है, रिएक्शन के अनुसार देखो 1 मोल कार्बन से क्या बनता है, 1 मोल CO2। समझ में आई बात? अगर O2 के बारे में कुछ देर का होता तो O2 से अपन बात कर लेते। अब अभी थोड़ी देर बाद में मैं बताऊंगा कि अगर दोनों दिए हुए हों तब लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है सर, तो 1 मोल से 1 मोल CO2 बनता है। अब देखो कार्बन का वेट दे रखा है तो इसका मोल निकाल लो। इसके मोल कितने हो जाएंगे भाई, मोल 48/12, तो कार्बन 12 होता है ना। ओके, तो ये कितना हो गया, 4 मोल, 4 मोल हो गए। तो भाई 4 मोल कार्बन से 4 मोल कार्बन यानी 48 ग्राम का मतलब 4 मोल कार्बन, तो इससे कितने बन जाएंगे, 4 मोल ऑफ CO2 बन जाएगा। अब मास निकाल लो CO2 का, मास ऑफ CO2 कैसे निकालोगे भाई, मोल गुना मोलर मास। मोल कितना है 4, मोल तो 4 निकले, मोलर मास CO2 का कितना होता है 44, सही है। तो 44 176 ग्राम आ जाएगा आपके पास। चलो, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन करोगे। अब देखो कुछ बच्चों को डाउट होगा कि सर आपने एक के कार्बन के बारे में जानकारी दी है, अगर ऑक्सीजन का भी वेट दे रखा होता तो, तब देखो अगर एक चीज का वेट दे रखा है, दूसरा एक्सेस में दे रखा है, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में दे रखा है, तब जो कम दे रखा है ना उससे निकालते हैं। दूसरी बात, अगर दोनों के ही बारे में वेट दे रखा हो तब कॉन्सेप्ट आता है आपका लिमिटिंग रिएजेंट का। समझ रहे हो, यानी कौन सा पहले खत्म होगा उससे फिर जो कम वाला है ना लिमिटिंग रिएजेंट, उससे मोल की गणना करेंगे अपन। ठीक है, उससे मोल की कैलकुलेशन करेंगे। ओके सर, तो ये समझ में आ गया क्या? ठीक है, जैसे अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबंशन ऑफ 20 ml ऑफ इथेन इज। अब देखो यहां पे मैंने रिएक्शन लिख के दे दी, कई बार रिएक्शन नहीं लिख के देगा ना तो इथीन का कंबंशन करवा दो तो ये रिएक्शन बन जाएगी, वरना इसका एक रिएक्शन लिखने का एक तरीका हो रहा है CXHY वगैरह, उस तरीके से वो भी बता दूंगा अभी। पहले क्वेश्चन देखो, आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबंशन ऑफ 20 ml ऑफ इथेन। देखो इथेन का 20 ml ऑफ इथेन के कंप्लीट कंबंशन के लिए ऑक्सीजन का आपको वॉल्यूम निकालना है। ओके सर, इतनी बात है। रिएक्शन देखिए C2H4 प्लस 3O2 से 2CO2 और 2H2O बनती है। बैलेंस्ड रिएक्शन दे रखी है, बैलेंस कर रखी है मैंने रिएक्शन। ओके, अब निकालते हैं। देखो 20 ml इथेन, पहले तो देखो इथेन क्या है, C2H4, तो देखो इसके 1 मोल से, यहां पे इथेन के 1 मोल से ऑक्सीजन का कितना बनता है भाई, 3 मोल। भाई बनता नहीं है, मतलब रिक्वायर्ड होता है। देखो इसके 1 मोल और इसके 3 मोल से ये CO2 2 मोल बनती है, यानी इसका 1 मोल यूज होगा, इस ऑक्सीजन का 3 मोल यूज होगा, है ना, तब आपके पास
2 मोल्स ऑफ CO2 बनेगी, यानी इसके 1 मोल के लिए 3 मोल रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। और 1 मोल के लिए 3 मोल रिक्वायर्ड होगा। अभी मैंने स्टोइकियोमेट्री में बताया कि अगर वॉल्यूम पूछे जाए और गैसेस है दोनों, ये भी गैस है ये भी गैस है, तो जो वॉल्यूम का रेशियो होता है ना, वही मोल्स के रेशियो में, वही स्टोइकियोमेट्री के रेशियो में आ जाता है। तो अपन क्या कर सकते हैं, इनका वॉल्यूम क्या होगा, देखो इसके लिए वॉल्यूम अगर 1 ml ले तो इसके लिए 3 ml होगा, समझ रहे हो। और क्वेश्चन में दे रखा है C2H4 का 20 ml, तो इसके 20 ml को खत्म करने के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा भाई, इसका 3 इंटू 20, तो 60 ml आंसर आ जाएगा आपका। बिल्कुल सिंपल तरीके से क्वेश्चन कर दिया भाई। 1 मोल के लिए 3 मोल चाहिए, 1 ml के लिए 3 ml चाहिए, तो 20 ml के लिए 60 ml चाहिए। ये गैसेस के लिए लगता है वॉल्यूम वाला। अगर गैसेस नहीं होती तब, और एसटी, ठीक है, ये नहीं होती तो फिर आप मास निकालते, फिर डेंसिटी होती और वहां से वॉल्यूम निकलता। समझ रहे बात? ओके सर, ये क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी प्रोड्यूस बाय 100 ग्राम ऑफ CaC2 विथ वाटर। अगर CaC2 की रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं तो ये C2H2 गैस बनती है। आपको इस C2H2 गैस का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस, कौन सी गैस का, C2H2, इस गैस का, ठीक है, इथाइन, ठीक है। अब देखो, अब बताओ इसमें क्या होगा। सबसे पहले तो देखो इसके 1 मोल से मैं बात करूं तो इसके 1 मोल से क्या इसका कितना मोल बन रहा है, 1 मोल बन रहा है ना। तो इसके मोल कितने दे रखे हैं क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में इसका वेट दे रखा है 100 ग्राम, तो मोल निकाल लो। इसके मोल कितने हो जाएंगे, वेट बटा मोलर मास। CaC2 का मोलर मास कितना हो जाएगा, 64, ठीक है। तो 100/64 ये हो जाएगा 25/16, ठीक है। तो इसके 25/16 मोल से इसके भी कितने बनेंगे, इसके भी 25/16 मोल ही बनेंगे। ओके सर, इतने मोल बन गए C2H2 गैस के। अपने को तो वॉल्यूम निकालना है, तो कंडीशन कौन सी है, एसटीपी दे रखी है। अब एक चीज बताओ, एक मोल पे एसटीपी पे 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, एसटीपी पे 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। मोल में बताया था ना, हाँ। तो देखो एसटीपी कंडीशन दे रखी है 1 मोल का किसी भी गैस के लिए है ना ओनली। तो 1 मोल में वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर। ओके सर, 1 मोल का वॉल्यूम, तो 25/16 मोल्स का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 25, देखो यहां पे लिख लो 25/16 इंटू 22.4 लीटर। ओके सर, तो ये आ जाएगा आपके पास 35 के लगभग है ना, 35 पे हो गया, 35 लीटर। क्लियर बात? ओके, कैलकुलेशन देख लो एक बार, ये सही है, इतना ही आएगा, 35 लीटर ही होता, ठीक है। 2 साल हो गए क्वेश्चन ये कराते हुए, तो इतना ही आता है हर साल। देख लो 35 लीटर हो जाएगा, ठीक है। इसका क्वेश्चन में क्या है, इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं है भाई। स्टोइकियोमेट्री देखो, उससे मोल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आएंगे। स्टोइकियोमेट्री से लगातार क्वेश्चन करते जाओ, बस हो गया काम, ठीक है। ओके, अब देखो मैं बताता हूं आपको लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। अगर यहां पे दोनों, देखो अब यहां पे एक इसके बारे में जानकारी दी थी, वाटर के बारे में बोल दिया कि ये एक्सेस में, या कोई जानकारी नहीं दी, तब अपन कर लिए क्वेश्चन। अगर वाटर के बारे में भी दे रखा होता तो यहां पे तो 2 मोल है, फिर 2 मोल से तो ये 1 बनता है ना। तो ऐसा कंडीशन आ जाए तब लिमिटिंग रिएजेंट यूज होता है, समझ रहे हो, 2 की कंडीशन दे रखी हो तब। तो उसके बारे में अब अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। देखो लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में हल्का सा आइडिया मैंने दे रखा था आपको पहले। ग्राम इक्विवेलेंट में क्या बोला था मैंने, जिसके ग्राम इक्विवेलेंट सबसे कम, अगर आपको ग्राम इक्विवेलेंट आराम से निकालने आते हैं तो जिसके ग्राम इक्विवेलेंट सबसे कम होंगे, है ना, वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और उसके अनुसार ही रिएक्शन चलेगी, उसके अनुसार ही रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री से अपन मोल निकालेंगे। ओके सर, देखो लिमिटिंग रिएजेंट,
लिमिटिंग रिएजेंट मतलब जो जल्दी खत्म हो जाएगा, जो जल्दी समाप्त हो जाएगा, वो है लिमिटिंग। मान लो मैं क्या करता हूं, ये दोनों पेन है, दोनों पेन में इसमें फुल इंक है, फुल है इंक, और इस रेड वाले में हाफ भर रखी है इंक, ठीक है। अगर मैं दोनों को ऐसे सेम पकड़ के चलाता हूं, ऐसे चलाए जाता हूं, ऐसे चलाए जाता हूं, ऊपर वाले ब्लैक में तो फुल इंक है तो वो तो चलता जाएगा। अगर नीचे वाले में इंक खत्म हो गई तो वो तो खत्म हो गया। अब बताओ दोनों में से लिमिटिंग कौन सा रिएजेंट हुआ? लाइन, कंप्लीट लाइन, इसे ही मानूंगा मैं, दोनों लाइंस को कंप्लीट मानूंगा। एक चीज समझो, दोनों लाइन खींच रही है तब तक ही लाइन है, वरना एक खींच रही है उसको लाइन नहीं मानता मैं। तो लिमिटिंग कौन सा होगा? रेड वाला होगा ना, क्योंकि इसमें इंक कम थी तो लाइन यहां तक ही खींची। रिएक्शन में भी वही होगा कि दो रिएजेंट है, एक तो रिएजेंट है फुल ज्यादा और एक है कम रिएजेंट, तो कम वाले को रिएक्शन करोगे ना, कम वाला जब खत्म हो गया तो ये ज्यादा वाला चाहे बचा रहे पड़ा रहे, ये लाइन खींचती रहे, पर उसको रिएक्शन होगी ही नहीं, लाइन मानेंगे ही नहीं, ठीक है। अलग तरीके से मैं किसी भी तरीके से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत से तरीके मेरे पास। देखो जैसे मैंने लिया था क्या, एक रिएक्शन से बताता हूं। देखो जैसे मैग्नीशियम प्लस O2 है, इससे बनता है MgO, ठीक है। मैंने क्या किया, इसके 3 ग्राम इक्विवेलेंट, ये लिखना है ग्राम इक्विवेलेंट, इसके 8 ग्राम इक्विवेलेंट, तो इसके कितने बनेंगे? इसके 3 ग्राम इक्विवेलेंट ही बनेंगे, समझ रहे हो? इसके भाई 3 तो रिएक्शन कर जाएंगे और 5 बच जाएंगे, ऐसा होगा। अब सर ये चीज तो होगी, सर लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ा रहे हो कि क्या पढ़ा रहे हो? मोल मोल मोल। लिमिटिंग रिएजेंट तो बताओ कौन होगा? जो भाई जिसके ग्राम इक्विवेलेंट कम है ना, जिसके ग्राम इक्विवेलेंट कम है वही है लिमिटिंग रिएजेंट। भाई रिएक्शन को कौन लिमिट कर रहा है? ये 3 तक ही कर रहा है, इसकी तो बहुत बड़ी है, 5 ज्यादा है, ये तो है कि नहीं? ये ज्यादा है, ये तो 3 तक ही है। 3 से ज्यादा अगर ये 4 होगा तब इसके 4 हो जाएंगे रिएक्शन में पार्टिसिपेट, इसके, वरना इसके तो 3 है तो इसके तो 5 तो बचे हुए ही हैं, यानी ये कम है। तो यही तो डिसाइडिंग फैक्टर है रिएक्शन का, समझ रहे हो बात? ओके सर, ये चीज भी समझ में आई। अब लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में लिखो फटाफट। देखो कैसे निकालेंगे? पहला कॉन्सेप्ट, 2 कॉन्सेप्ट बता देता हूं तुम्हारे को। पहला है नंबर ऑफ मोल्स बटा स्टाइकियोमेट्री कर दो, और जो सबसे कम आए, लिस्ट आए सबसे कम आए, वही लिमिटिंग रीजेंट होगा। LR का मतलब लिमिटिंग रीजेंट। या दूसरा एक कॉन्सेप्ट है कि लिस्ट ग्राम इक्विवेलेंट वाला, ग्राम इक्विवेलेंट, जिसके ग्राम इक्विवेलेंट सबसे कम है वो लिमिटिंग रीजेंट होगा। मैं देखो अगर आपको ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्मूले आते हैं तो ग्राम इक्विवेलेंट वाला कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, पर सिंपल ये पड़ेगा आपको, नंबर ऑफ मोल्स बटा स्टोइकियोमेट्री। कैसे? जैसे मैं एक रिएक्शन बताता हूं आपको, मैंने लिया रिएक्शन 2A प्लस 3B और इससे बना देता हूं मैं 4D। ओके, अब मैंने क्वेश्चन में दिया इसके 6 मोल दे रखे हैं मैंने, और इसके दे दिए मान लो, इसके भी मान लो 6 मोल ले लो आप, ठीक है 6 मोल। अब आप बताना है मेरे को कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। तो मैंने क्या बोला कि सबसे सिंपल तरीका ये है, मोल्स बटा स्टोइकियोमेट्री। देखो इसके मोल कितने हैं? 6 मोल है, बटा इसका स्टोइकियोमेट्री कितना है? 2, ठीक है। ये कितना आ गया? 3 आ गया। रुको, इसका मोल बटा स्टोइकियोमेट्री करो, इसके मोल कितने हैं? 6, इसका स्टोइकियोमेट्री कितना है? 3, तो ये कितना आ गया? 2। अब देखो दोनों में से लिस्ट कौन सा है, यानी छोटा कौन सा है, कम कौन सा है? कम तो ये है, ये लिस्ट है,
भाई कम ये है तो ये क्या होगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट हो तो ये रिएक्शन है ना इसके अनुसार ही चलेगी, इसके अनुसार रिएक्शन नहीं चलेगी। जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है उसके अनुसार रिएक्शन होती है। अब उसके अनुसार रिएक्शन है तो देखो 3 मोल से 4D बनता है, यानी इसका मतलब क्या हो गया 3 मोल्स ऑफ बी से 3 मोल बी के से आपके 4 मोल बनते हैं किसके डी के, 4 मोल ऑफ डी फॉर्म होता है। समझ में आई बात, ये मतलब है। अब एक चीज और, तो क्वेश्चन में अगर पूछे आपको कि इसके 6 मोल से इसके कितने बनेंगे तो क्या करोगे भाई, इसके 3 से इसके 4 मोल बनते हैं, 3 से इसके 4 मोल बनते हैं तो 1 मोल से कितना बनेगा, 1 मोल से इसके 4/3 मोल बनेंगे डी के, और इसके कितने बोला है 6 मोल से, तो 6 मोल से कितना बनेगा भाई 4/3 इंटू 6, तो कितना हो गया 8 मोल। ये डायरेक्ट भी निकाल सकता है भाई, 3 से 4 बन रहे तो 6 से 8 बनेंगे, दुगना ही तो किया है इतना करने की जरूरत ही नहीं है बदमाश। ये देख ले, अब देख ये यहां पे मोल निकालने का एक सिंपल तरीका, एक तरीका और है मेरे पास, बताऊं क्या। देख यहां पे देख, जैसे कोई रिएक्शन मैंने लिखी, चल इसी रिएक्शन की बात कर लेता हूं मैं, है ना, इसी रिएक्शन की 2A + 3B से बन रहा है 4D। सबसे पहले क्या करो, लिमिटिंग रीजेंट निकाल लो। लिमिटिंग रीजेंट कौन सा है, ये है, ये आपका क्या है लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रीजेंट निकाल लोगे कैसे, मोल्स बटा स्टाइक्योमेट्री से, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट निकाला, अब जो लिमिटिंग रिएजेंट है ना, या तो उसके मोल से कैलकुलेशन कर लो, या आप क्या कर सकते हो कि जो मोल्स हैं आप ऐसे लिख लो मोल्स ऑफ बी अपॉन स्टाइक्योमेट्री, ये कर लो, और इसको इक्वल कर दो मोल्स ऑफ डी बटा उसकी स्टाइक्योमेट्री के, या इसको इक्वल कर दो अगर ए के मोल निकालने मोल्स ऑफ ए बटा स्टाइक्योमेट्री। अब ये स्टाइक्योमेट्री ए की है, ये बी की है, स्टाइक्योमेट्री ये सी की है, ऐसा कर सकते हो। जैसे इसमें इस क्वेश्चन की बात करूं मैं, देखो क्वेश्चन में कैसे कर लोगे मोल्स ऑफ ए, अब आपको 6 मोल दे रखे हैं ए के, पर 6 थोड़े यूज होंगे पूरे टोटल, होंगे क्या, नहीं होंगे ना, क्योंकि लिमिटिंग रीजेंट ही ये है, तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो ये बचेगा कुछ ना कुछ। तो मोल्स ऑफ ए निकालने हैं आपको कि कितने यूज होंगे, मोल्स ऑफ ए बटा मोल ए का स्टाइक्योमेट्री 2 इज इक्वल टू कर लो मोल्स ऑफ बी, बी के मोल वही होंगे क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट है ना, उसके बेसिस पे रिएक्शन चलानी है आपको। तो लिमिटिंग रिएजेंट के 6 बाई कितने हो जाएंगे स्टाइक्योमेट्री 3, ठीक है। तो यहां से एन ए यानी मोल्स ऑफ ए कितने आ गए भाई, देख लो 6/3, तो ये 2 हो जाएगा और 4 ले लो। अगर आप क्या निकालना चाहते हो, मोल्स ऑफ डी निकालना चाहते हो, तो देखो डी के मोल्स ऑफ डी बटा आप कर दो मोल्स ऑफ डी का स्टाइक्योमेट्री, तो ये कितना आ जाएगा डी, देखो इसकी कैलकुलेशन कर लो। अब यहाँ पे क्या कर लोगे, देखो 6/3 तो 2 आ गया, 2 आ गया ना ये, और 4 × 2 तो कितना हो गया 8, तो मोल्स ऑफ डी इज इक्वल टू 8। ये मेरा खुद का तरीका है भाई, बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है करने का। आप कोई भी रिएक्शन लो, अरे कॉन्सेप्ट है भाई, ये तगड़ा कॉन्सेप्ट है, ये याद रख लेना, कॉन्सेप्चुअल है सारी चीज इसमें। लिमिटिंग रिएजेंट निकालो रिएक्शन का, क्या करना है, लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लो रिएक्शन का, उसके मोल देख लो, उसके मोल बटा स्टाइक्योमेट्री। अब जिसके भी निकालने उसका मोल बटा स्टाइक्योमेट्री कर लो, उसका मोल बटा उसका स्टाइक्योमेट्री कर दो, ठीक है। जिसके निकालने डी के निकालने डी का मोल बटा डी का स्टाइक्योमेट्री, ठीक है। ये डी है, यहाँ पे सी नहीं है, ये डी है, स्टाइक्योमेट्री ऑफ डी। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर समझ में आ गई होगी, वरना वैसे भी कर सकते हो। ये देख कॉन्सेप्ट, ये भी तो वही ये चीज है, ये एक डायरेक्ट तरीका है कि ए बी सी डी सारों के एक साथ आप करके निकाल दोगे।
कर ले। चलो ठीक है, ये हो गया है ना। अब चल क्वेश्चन करते हैं। समझ में आएगा ये भाई? समझ में, ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। सारी मेन कॉन्सेप्ट यही है यहाँ पे, लिमिटिंग रीजेंट का ही है, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं इसी से आते हैं ज्यादातर क्वेश्चन, लिमिटिंग रीजेंट से। ओके 1 2 3 4 ग्राम इक्विवेलेंट वाले, ग्राम इक्विवेलेंट के सारे फॉर्मूले बता चुका हूं, और अभी एन फैक्टर थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा बताऊंगा। एन फैक्टर के बारे में डिटेल से अपन रेडॉक्स में पढ़ेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे बताऊंगा क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट्स पढ़ाने हैं मेरे को, है ना, तो वहां पे ग्राम इक्विवेलेंट दोबारा और पढ़ाऊंगा। जिसके ग्राम इक्विवेलेंट सबसे कम हो गए ना भाई, वही लिमिटिंग रीजेंट होगा। ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्मूले मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर, वो वाले वो सारे पता होने चाहिए। 4-5 फॉर्मूले बताए थे तुम्हारे को ड्राइव करके। हाँ क्वेश्चन है, द रिएक्शन 2C प्लस O2 से 2CO बन रहा है, ठीक है, इज कैरिड आउट बाय टेकिंग 24 ग्राम ऑफ कार्बन, कार्बन दे रखा है 24 ग्राम और 96 ग्राम ऑफ O2, फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट एंड हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO आर फॉर्म्ड। देखो लिमिटिंग रिएजेंट भी आपको फाइंड आउट करना है कौन सा है, और भाई लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करोगे तभी तो रिएक्शन को आप आगे सोल्व कर पाओगे, मोल्स निकाल पाओगे। CO के मोल निकालना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा और भी इसमें डिस्कस करेंगे अपन, इस क्वेश्चन में जो पूछा उसके अलावा अपन देख लेंगे कि जो O2 है वो कितना बचा है, ठीक है, वो सारी चीजें अपन देखते हैं। देखो पहले तो रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट निकालो, ठीक है। अगर दो की वैल्यू दे रखी है, दो रिएक्टेंट दोनों की वैल्यू दे रखी है, तब ये लिमिटिंग रिएजेंट निकालना होता है, ठीक है। तो देखो रिएक्शन क्या है, 2C प्लस O2 से 2CO बना, ठीक है सर। अब आपको इसके मोल्स फाइंड आउट कर लो पहले। तो मोल्स कितने कितने दे रखे हैं, कार्बन के कितने मोल्स दे रखे हैं, देखो ग्राम में दे रखा, वेट दे रखा है, तो उससे मोल निकाल लो। 24 ग्राम कार्बन है तो इसके मोल कितने हो गए ना भाई, 24/12, तो इसके आगे 2 मोल। ओके सर। O2 के कितने दे रखे, 96 ग्राम दे रखा है, 96/O2 कितना होता है 32, तो इसका कितना आ गया भाई, तो 4 मोल, ठीक है। तो ये आ गई 4 मोल। अब मोल निकाल लिए मैंने, अब मैं लिमिटिंग रिएजेंट निकालूंगा। कैसे, मोल बटा स्टाइकियोमेट्री से। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालोगे आप, आपको क्या करना है, मोल बटा स्टाइकियोमेट्री कर देना है। इसके मोल कितने, 2, स्टाइकियोमेट्री भी कितना है इसका, 2, 2/2। इसका मोल कितना है, 4, स्टाइकियोमेट्री कितना है भाई, अरे ये 4 कहां पे होगा, 3 है ना, ये 32, 96/32 3 होता है, 4 3 होता है यार, हाँ ये 3 है। तो ये कितना हो गया, 3 मोल बटा 1 स्टाइकियोमेट्री। ओके पढ़ ले। मोल बटा स्टाइकियोमेट्री किसका कम है, सबसे कम किसका है भाई, इसका तो 1 है और इसका 3 है, तो ये लिस्ट है ना, तो ये क्या होगा, लिमिटिंग रीजन, यानी मोल किसके अनुसार बनेगी रिएक्शन, कार्बन के अनुसार चलेगी, क्योंकि ये क्या है आपका लिमिटिंग रीजेंट, ठीक है। तो LR आपका क्या आ गया, कार्बन आ गया। अब रिएक्शन देखो क्या हो रहा है, देखो 2 मोल्स ऑफ CO से, 2 मोल्स ऑफ कार्बन से 2 मोल बन रहे हैं किसके, CO के, क्लियर बात। इसके 2 मोल के साथ इसका 1 मोल रिएक्ट होता है तो 2 मोल CO बनता है। ओके सर। अब क्वेश्चन में देखा है CO कितना बना होगा किससे, अब 96 ग्राम से तो आप देखोगे नहीं, क्यों, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट ये है ही नहीं, लिमिटिंग रिएजेंट है कार्बन, तो कार्बन 24 ग्राम, यानी 24 ग्राम से 24 ग्राम का मतलब कितने मोल, 2 मोल हो गए। तो इसके 2 मोल से तो ये भी तो 2 मोल ही बनेगा। वेट निकाल लो CO का, तो वेट कितना हो जाएगा, मास कितना हो जाएगा भाई, वेट बराबर क्या होता है, मोल इंटू मोलर मास, तो वेट ऑफ CO, W ऑफ CO, वेट ऑफ CO कितना हो जाएगा, 2 मोल इंटू CO। तो मोल ही पूछे होंगे ना, मोल से पूछे हैं तुम्हारे को, हाउ मेनी मोल्स हो, तो 2 मोल्स हो गए, ठीक है। वेट नहीं पूछा है तुम्हारे को, वेट निकालना है तो क्या करोगे, मोल इंटू मोलर मास कर देंगे, ये चीज हो गई यहां तक।
अब मैं पूछूं अगर कि इसमें O2 कितना यूज हुआ होगा, यूज्ड O2 या रिक्वायर्ड O2, ये बताओ आप कितना O2 रिक्वायर्ड हुआ होगा, बताओ। देखो 2 मोल कार्बन के साथ 2 होता है, तो यहां पे भी 2 ही पूछा है, रिएक्शन में 24 ग्राम देगा है 2 मोल, तो 2 मोल के साथ 1 मोल यूज होगा। तो रिक्वायर्ड कितना हो गया भाई, 2C पे 1 मोल होता है O2 यूज, है कि नहीं, 2 मोल पे, तो 2 मोल पे 1 मोल O2 आपका रिक्वायर्ड होगा। अब मैं पूछूं कि बचा हुआ कितना O2 है, लेफ्ट O2, बचा हुआ O2 आपको 96 ग्राम O2 दिया हुआ है। 96 ग्राम का मतलब 3 मोल होते हैं, ठीक है। तो दिया हुआ 3 मोल है, 3 मोल, और यूज कितना हो गया, रिक्वायर्ड कितना था, यूज्ड, आप लिख लो यूज्ड, कितना यूज हुआ, 1 मोल यूज हो गया, तो बचा कितना भाई, 2 मोल O2 लेफ्ट। कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रिक्वायर्ड O2 पूछ ले, लेफ्ट O2 पूछ ले, ये सारी चीजें, बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान में होना चाहिए। अभी मैं कुछ सोच रहा था, हाँ जेईई मेंस में क्वेश्चन भी आया था अभी इस पे, कि आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिए और मोल्स दे दिए, तब आपको ऐसा पूछा जाए, मान लो ये मोल है ना, मोल में से मोल ही रिमूव करते हैं, पार्टिकल्स में से पार्टिकल ही रिमूव करेंगे, समझ रहे हो, यानी किसी को जोड़ना है घटाना है ना, तो भाई मोल में से मोल जोड़ो, मोल घटाओ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में से नंबर ऑफ पार्टिकल्स घटाओ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही जोड़ो, नंबर ऑफ एटम्स में से नंबर ऑफ एटम्स ही करना है, ठीक है। ऐसे नहीं करना है कि मोल दे रखा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखा है, मान लो, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मोल्स में से रिमूव कर दोगे, घटा दोगे, कैसे घटा दोगे, मोल को या तो नंबर ऑफ पार्टिकल बनाओ या नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मोल बनाओ, मोल में से मोल ही रिमूव होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में से नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही रिमूव होते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूलों से कन्वर्ट करके ऐसे कर सकते हो। देखो नीट में भी इससे पीवाई का आया हुआ है, और जेईई मेंस 2025 में अभी आया था, अप्रैल वाली शिफ्ट में शायद, है ना, अभी क्वेश्चन आया था एक, एक्स की वैल्यू निकालना, फाइंड आउट करना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे 10⁻21 पार्टिकल्स, ठीक है, और कुछ मोल दे रखा था, उससे कैलकुलेशन करवाई थी, तो ठीक है। अरे बेसिक कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखो, मोल में से मोल घटा सकते हो। अब मैं दे दूं नंबर ऑफ पार्टिकल्स में से मोल घटाओ, कैसे घटाओगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मोल में कन्वर्ट करो फिर मोल घटाओ, समझ रहे। चल ठीक है, इसको करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। देखो क्वेश्चन है, इफ 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज ट्रीटेड विथ 20 ग्राम ऑफ HCl, हाउ मेनी ग्राम ऑफ CO2 विल बी प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। ये रिएक्शन दे रखी है आपको, देखो 20 ग्राम दे रखा है HCl का, और 20 ग्राम ही दे रखा है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का। अब आप बताओ कि रिएक्शन में CO2 कितनी बनेगी और किसके अनुसार बनेगी, तो इसके लिए दोनों चीज दे रखी है, तो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना होता है सबसे पहले, तो लिमिटिंग रिएजेंट इसका फाइंड आउट करते हैं। देखो सबसे पहले तो मोल देख लो, इसके मोल कितने होंगे भाई, मोल होगा 20 बटा कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास 100, HCl के लिए 20 वेट दे रखा है बटा मोलर मास HCl का 36.5, है ना। अब देखो मोल आ जाएंगे, ये तो आ गए इसके मोल। अब लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, मोल बटा स्टोइकियोमेट्री करो, मोल बटा स्टोइकियोमेट्री, दोनों की स्टोइकियोमेट्री क्या है, इसकी 1 है और इसकी 2 है, यानी क्या हो गया 20/100 इंटू 1, ये हो जाएगा 20/36.5 मोल हो गया बटा 2, स्टोइकियोमेट्री कर दिया। तो ये बताओ 20/100 और 20 बटा ये आ जाएगा आपका 72, है ना। तो कौन सा 73 हो गया ना, 20/73, कौन सा ज्यादा है या कौन सा कम है, ये बताओ भाई। नीचे 100 है, यहां पे तो 73 है, ये क्या है, देखो 20/100 है ये, और ये 20/73 है। देखो नीचे ये ज्यादा है, 100 से भाग दे रहे हैं, तो ये संख्या कम हो गई ना, तो ये क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि ये कम है। अब रिएक्शन किसके अनुसार चलेगी, इसके अनुसार, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो 1 CaCO3 से 1 मोल CaCO3 से क्या बनता है,
1 मोल CO2 फॉर्म होता है। तो CaCO3 का मास यानी 1 मोल का मास मोलर मास के बराबर। तो इसमें यानी इसके 100 ग्राम से इसका कितना बनेगा भाई 44 ग्राम। कैसे किया सर? 1 मोल का मोलर मास कितना हो गया 100, इसके 1 मोल का 44 ग्राम, ठीक है। इसके 100 ग्राम से ये 44 ग्राम बनता है। यार हम मोल से भी करके देख ले, वही है। मैं डायरेक्ट मोलर मास से कर दूं क्योंकि यहाँ पे दे रखा है 24 ग्राम 20 ग्राम दे रखा है, इसलिए बोल रहा हूं मैं। ये देख, तो इसके देखो 1 ग्राम से कितना बनेगा ये 44/100 ग्राम CO2। तो इसके 20 ग्राम से कितना बनेगा 44/100 इंटू 20। ये बात, तो इसको सोल्व करो। ये 5 बार, तो 44/5 ग्राम आपका CO2 फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कर लो क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है भाई, लिमिटिंग रीजन देख लो, उसके अनुसार मोल की कैलकुलेशन कर लो। अब तेरे को ये 100 ग्राम और 44 ग्राम में दिक्कत है ना, कसम से बहुत बड़ी दिक्कत है तेरी। मोलर मास पता नहीं है तेरे को, कॉन्सेप्ट पता नहीं है। मैंने क्या बताया था, एक मोल के लिए उसका जितना मोलर मास है उतना ही होता है 1 मोल में वेट। बहुत पहले बता चुका है ये चीजें तो। चल ठीक है, इतना हो गया, नोट करो इसको। अब देखो क्वेश्चन है, फाइंड मास ऑफ CaSO4 formed if 80% pure 100 ग्राम CaCO3 react with excess of H2SO4। अब देखो यहाँ पे परसेंटेज प्योर है ना, ये कॉन्सेप्ट दे रखा है। तो ये क्वेश्चन है ना परसेंटेज प्योरिटी वाले क्वेश्चंस है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, परसेंटेज प्योरिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना उसको एक बार आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को करवा के बताऊंगा मोल वाले फॉर्मूले से। फिर आपको एक परसेंटेज प्योरिटी का अगर आपको चाहिए तो एक फॉर्मूला भी दे दूंगा। पर डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन है ना ये परसेंटेज प्योरिटी के, ये डायरेक्ट बिना फॉर्मूले भी हो जाते हैं, ठीक है। परसेंटेज प्योरिटी वाला टॉपिक डालो हेडिंग परसेंटेज प्योरिटी। इन क्वेश्चंस को अपन फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और बिना फॉर्मूले भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला भी आपको बता दिया जाएगा। पहले अगर टॉपिक डालो, आप क्या डालोगे परसेंटेज प्योरिटी वाला टॉपिक डालो, ठीक है। अरे इसमें परसेंटेज प्योरिटी मतलब कितना परसेंट प्योर है कोई चीज, उसकी बात करते हैं। तो एक बार इसका फॉर्मूला बता दूं क्या तुम्हारे को, परसेंटेज प्योरिटी फॉर्मूला होता है एक्चुअल मास ऑफ रिएक्टेंट बटा एक जो आपने टोटल मास लिया हुआ है वो कर लो, टोटल मास ऑफ सैंपल। परसेंटेज है तो आप क्या कर दोगे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये बात होगी, परसेंटेज प्योरिटी इस प्रकार से निकाल सकते हो। ये तो फॉर्मूला है इसका। अब भाई ये क्वेश्चन है ना, इसमें 80% प्योर देने का है, क्या पता मास का सैंपल पूछे या मास रिएक्टेंट पूछे, कुछ भी पूछे, आपको ये फॉर्मूला देख लेना है, ठीक है। अगर फॉर्मूले से दिक्कत आ रही तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो परसेंटेज प्योरिटी है, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को करेंगे ना अपन, तो बेसिक कॉन्सेप्ट से सिखाता हूं। परसेंटेज प्योरिटी का ये फॉर्मूला लिखो। अगर आपको एक्चुअल मास दे रखा है रिएक्टेंट का, मास ऑफ सैंपल डायरेक्ट दे रखा है तो आप इससे कर लोगे, ठीक है। डायरेक्ट नहीं दे रखा, मोल वगैरह ऐसे कुछ कर रखा है तो बिल्कुल सिंपल तरीका है मोल वाला भी, ठीक है, वो बताता हूं। इसको नोट कर लो पहले, परसेंटेज प्योरिटी बेटा दो। अब देखो फाइंड मास ऑफ CaSO4 फॉर्म्ड 80% प्योर 100 ये 1000 ग्राम CaCO3, ठीक है, 1000 दे रखा है ना। रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ H2SO4। तो अब देखो एक्सेस में दे रखा है H2SO4 तो लिमिटिंग रिएजेंट तो कैल्शियम कार्बोनेट हुआ, एक्सेस में दे रखा है उसके अनुसार रिएक्शन नहीं चलती है, जो लिमिटिंग होगा उसके अनुसार रिएक्शन चलेगी। तो CaCO3 दे रखा है पर वो 80% प्योर है, प्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो सबसे पहला स्टेप होता है कि प्योर का मास निकाल लो।
80% प्योर है, आप 100% प्योर का मास निकालो तो आप क्या निकालोगे, मास ऑफ प्योर CaCO3, मास ऑफ प्योर CaCO3 प्योर के लिए 80% प्योरिटी पे है वो और 1000 ग्राम है। ठीक है, आ गया। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, यहां से सोल्व करोगे तो 800 ग्राम आ जाएगा। ये प्योर CaCO3 का। अब 800 ग्राम के मोल कितने हो गए, CaCO3 के मोल कितने हो गए भाई, 800 बटा कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना होता है 100, तो ये आपके पास कितने आ जाएंगे, 8 मोल आ जाएंगे। 8 मोल इसके हो गए। प्योर मास निकालो, प्योर मास निकालने के बाद में उसके मोल आ गए। अब देखो, अब स्टोइकियोमेट्री से चलते हैं। अब स्टोइकियोमेट्री से चलो, 1 मोल CaCO3 से कितना बनता है, 1 मोल CaSO4 बनता है। ओके सर, तो इसके 8 मोल से इसके 8 मोल्स है। ठीक है, तो क्या बनेगा, 8 मोल ऑफ CaSO4 बन जाएगा। अब सर मोल नहीं पूछा हमारे को, तो मास पूछा है, तो मास निकाल लो, MaSS, मास ऑफ CaSO4। अब कैसे निकालोगे, मास कैसे निकालोगे, मोल गुणा मोलर मास कर दो। मोल कितना है, 8 है, मोलर मास इसका कितना होता है भाई, CaSO4 है ना, तो इसका 136 होता है, और 8 इंटू 136 करोगे तो 1088 ग्राम आ जाएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1088 ग्राम। या अगर किलोग्राम में लिखो तो 1 पॉइंट, या आप लिखो इसको तो 1.088 किलोग्राम, ऐसा हो जाएगा। क्लियर बात, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। देखो परसेंटेज प्योरिटी वाले क्वेश्चन में 100% प्योर के लिए निकाल लो, 100% प्योर के लिए निकालो पहले, तो फिर आप उसके मोल निकाल लो, और फिर मोल से स्टोइकियोमेट्री मैंने बता रखी है उसके अनुसार चल लो, काम हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, द अमाउंट ऑफ CaO प्रोड्यूस्ड ऑन हीटिंग 150 किलोग्राम CaCO3। अब CaCO3 देगा 75% प्योर, इस यानी अमाउंट ऑफ CaO निकालना है भाई। जेई का क्वेश्चन है, जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये, यहां पे लिख देता हूं मैं, जेई मेंस मैं या तो जेई मेंस के क्वेश्चन करवा रहा हूं या AIPMT के क्वेश्चन करवा रहा हूं, ध्यान रखना है ना, मेंशन नहीं करता कि ये कहां पे आया हुआ है, NCERT एग्जाम्पलर के भी करवा रहा हूं कुछ, है ना। ओके, तो अब देखो द अमाउंट ऑफ CaO कितना बनेगा। देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला, ऐसी सिचुएशन आ जाए परसेंटेज प्योरिटी वाली, तो 100% प्योर के लिए निकाल लो, यानी आप निकालोगे, सोल्व करते हैं इसको, मास ऑफ CaCO3, प्योर CaCO3, प्योर कितना होगा भाई, 150 है और उसका 70% प्योर है, तो इसका 70% बटा 100, 70/100 70%, और 150 किलोग्राम है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 0 से 1 0 ये गई, तो कितना हो गया, 450 हो गया क्या, ये बटा 4 कर लो, ये इतना ग्राम आ गया। ठीक है, ओके, किलोग्राम में दे रखा है ना वैल्यू, हाँ ये देख, अभी तो गलती हो जाती, ये भाई किलोग्राम में है, अब इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो तो 450 बटा 4 इंटू 1000 ग्राम, ये अब हुआ है ग्राम में, तो इतना मास आ गया आपके पास ग्राम में। ओके, अब देखो इससे अपन मोल निकाल लेते हैं, और फिर देखो अब यहां से मोल निकाल लो, मोल्स ऑफ CaCO3 कितना हो जाएगा भाई, मोल क्या होता है, वेट बटा मोलर मास। अब CaCO3 का मोलर मास 100, ठीक है, तो मोल कितने हो जाएंगे, 450 1000 बटा 4 इंटू 100 बटा 100 में, ठीक है, यही तो होगा। अब इससे मोल निकाल लो, कितने हो जाएंगे, देख 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, 4 में 1 बार गया, तो 1 1 2 5, ठीक है, मोल्स, ये आ गए किसके, मोल्स ऑफ CaCO3 के।
1125। इसको सोल्व कर लिया है। एक पहले तो मास निकाला, अब इस मास से मैंने क्या निकाल लिए, मोल निकाल लिए। प्योर की बात कर रहा हूं, प्योर की। अब रिएक्शन क्या थी तुम्हारी, रिएक्शन लिखो CaCO3 और इससे बन रहा था CaO प्लस CO2, यही तो था। यानी इसके एक मोल से, इसके एक मोल से ये भी कितना बनेगा, 1 मोल बनेगा। और इसके 1125 मोल है, इसके कितने दे रखे, 1125 मोल मैंने निकाल लिए ये। तो इसके भी कितने बनेंगे, 1125 मोल बनेंगे। अपने को पूछा इसका मास, तो इसका मास कितना हो जाएगा, मोल 1125 इंटू CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है, 56, ठीक है। तो 56, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 63, तो 63, ये 0, ठीक है। इतना ग्राम आ गया। तो अब इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है ना, तो 63 किलोग्राम ये आ जाएगा। आंसर किलोग्राम में पूछा है तुम्हारे को, तो 63 किलोग्राम कर लोगे अप्रोक्स, ठीक है, राउंड ऑफ करके, सही है। 5 का 30, ओके। तो 63 किलोग्राम ये हो गया। तो इस क्वेश्चन को देखो, मैंने क्या किया, परसेंटेज प्योरिटी वाले क्वेश्चन में सिंपल सी बात की है, प्योर निकाला, प्योर का मास निकाल के उसके मोल निकाले और स्टाइकियोमेट्री लगा दी। प्योर का मास निकाला, मोल निकाले, स्टाइकियोमेट्री लगा दी। कैसा इक्वेशन हो, यहां से सोल्व हो जाएगा। एक इसका फॉर्मूला बता दिया, सारे कॉन्सेप्ट हो गए परसेंटेज प्योरिटी के। अब परसेंटेज यील्ड की बात कर लेता हूं मैं, है ना। देखो, टॉपिक है परसेंटेज यील्ड। क्वेश्चन आता है भाई इन चीजों पे भी, परसेंटेज यील्ड पूछ लिया, है ना। तो परसेंटेज यील्ड कैसे निकालोगे आप, फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। परसेंटेज यील्ड होता है एक्चुअल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, एक्चुअल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इनटू 100, परसेंटेज निकालना है। और बटे में क्या कर दोगे, एक्सपेक्टेड मोल्स, ठीक है। अब सर ये एक्चुअल एक्सपेक्टेड क्या है वो बताता हूं अभी, ठीक है। मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ये लो। अब एक्सपेक्टेड मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, जो मैं अभी ये रिएक्शंस कर रहा हूं ना, ये मोल निकाल रहा हूं स्टाइकियोमेट्री से, ये तो भाई थ्योरेटिकल, मतलब आप स्टाइकियोमेट्री से निकालोगे, बाई स्टाइकियोमेट्री, ठीक है। और एक्चुअल मोल्स आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ना आपको, क्वेश्चन में जो दिया हुआ होगा वो एक्चुअल होगा। वो बोलेगा कि एक्चुअल इतने बने हैं, अब एक्सपेक्टेड आप उसकी स्टाइकियोमेट्री से निकालोगे। सर कैसे निकालेंगे स्टाइकियोमेट्री से, एक बार ये फॉर्मूला लिखो, फिर मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू इसको समझाऊंगा, ठीक है। अब देखो परसेंटेज यील्ड के क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे इफ 6 ग्राम ऑफ H2 गिव 30 ग्राम ऑफ H2O ऑन रिएक्शन विद O2 फाइंड परसेंटेज यील्ड ऑफ H2। तो देखो मैंने अभी फॉर्मूला बताया, मोल्स का लिखो या मास का लिखो, वो दोनों फॉर्मूले वैलिड होते हैं, ठीक है। परसेंटेज यील्ड ये बताया था ना अभी आपको, परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज यील्ड इज
सबसे पहले तो एक्चुअल मास लिखो या मोल्स लिखो, ठीक है, ऑफ रिएक्टेंट। जो एक्चुअल वाले हैं वो दिए हुए होंगे, जैसे यहां पे दे रखा है भाई H2O की यील्ड पूछा है तो 30 ग्राम दे रखा है। एक्चुअल मोल्स होंगे या मास होगा, कुछ भी दिया हुआ हो, बटा एक्सपेक्टेड मास या मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। और ये रिएक्टेंट के लिए थोड़ी प्रोडक्ट के लिए निकालते हो ना, प्रोडक्ट बटा ये आ जाएगा प्रोडक्ट। अरे प्रोडक्ट की तो परसेंटेज निकालोगे, रिएक्टेंट की कहां से निकालोगे? तो देखो मास में रखना है तो दोनों मास में रखो, दोनों मोल्स में रखना है तो दोनों मोल्स में रखो, ठीक है। ऐसे मत कर देना ऊपर मास नीचे मोल, ऐसे मत कर देना। दोनों मास में रखना है या दोनों मोल्स में रखना है। तुम्हारा भरोसा नहीं, मैं अलग अलग ही करके लिख देता हूं फॉर्मूलों को, तुम कुछ भी कर दोगे वरना तुम्हारा भरोसा नहीं है। फॉर्मूला परसेंटेज यील्ड बराबर, देखो एक्चुअल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बटा एक्सपेक्टेड मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, या आप परसेंटेज यील्ड ऐसे भी निकाल सकते हो, एक्चुअल मास ऑफ प्रोडक्ट बटा एक्सपेक्टेड मास ऑफ प्रोडक्ट। ज्यादातर ये मास वाला फॉर्मूला ही काम आएगा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में मास दिया होता है तो मास वाले फॉर्मूले से आप निकालोगे। अब कैसे निकालोगे सर? सॉल्यूशन करो इस क्वेश्चन का। 60 ग्राम ऑफ H2 gives 30 ग्राम ऑफ H2O ऑन रिएक्शन विथ O2। देखो दिया हुआ एक्चुअल मास कितना है, पूछा किसके लिए परसेंटेज यील्ड, ये देखो वाटर के लिए, H2O के लिए। H2O का मास कितना दे रखा है 30 ग्राम, तो आपको एक्चुअल मास कितना दे रखा है 30 ग्राम, ये दे रखा है ना, ये है आपका एक्चुअल मास, एक्चुअल मास। क्लियर बात? अब अपने को एक्सपेक्टेड मास निकालना है। एक्सपेक्टेड मास मैंने बोला कि स्टाइकियोमेट्री से निकालेंगे। देखो रिएक्शन कराओ, H2 और O2 से H2O बन रहा है, H2 प्लस O2 से क्या बन रहा है H2O, तो यहां पे 2 रख दो, तो ये 2 हो गया, यानी 2 मोल H2 से इसके H2O के 2 मोल बनेंगे। अब देगा 6 ग्राम ऑफ H2, ओके, तो इसके कितने मोल 6 ग्राम, 6/2, तो ये 3 मोल हो गए इसके 2 मोल से इसके 2 मोल बनते हैं, तो इसके 3 मोल से इसके कितने बनेंगे भाई, इसके भी 3 मोल ही बनेंगे, ये ले 3 मोल। अब 3 मोल का क्या निकाल लो, मास निकाल लो, H2O कितना हो जाएगा, मोल गुणा मोलर मास 18 है, तो 54 ग्राम इसका वेट आ जाएगा। एक्सपेक्टेड मास आ गया। एक्सपेक्टेड मास कितना आ गया आपके पास 54 ग्राम, तो लगा दो फॉर्मूला, क्या लगा दोगे, एक्चुअल मास कितना देगा, देखो 30 ग्राम, तो 30 अपॉन एक्सपेक्टेड अपन ने निकाल लिया कितना है 54, स्टोइकियोमेट्री से जो निकाला है वो 54 इनटू आप 100 कर दोगे, तो ये आपके वैल्यू कितनी आ जाएगी 55% के लगभग, 55.55%। ओके, ये बात क्लियर, ठीक है सर। अब ये निकाल लिया, देखो इसमें क्या किया है भाई, एक्चुअल मास जो दिया हुआ था और एक्सपेक्टेड जो स्टोइकियोमेट्री से निकाला। ज्यादातर क्वेश्चन मास के रूप में आता है, तो ये फॉर्मूला ही आपको प्रेफर करना चाहिए। याद कर लो भाई, एक्चुअल मास बटा एक्सपेक्टेड मास, ठीक है, प्रोडक्ट के, ये बात होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 34 ग्राम ऑफ NH3 फॉर्म्ड ऑन रिएक्शन विथ 56 ग्राम ऑफ N2 विथ एक्सेस H2, फाइंड, एक्सेस में दे रखा है H2, फाइंड परसेंटेज यील्ड ऑफ अमोनिया NH3। देखो आपको एक्चुअल कितना दे रखा है, एक्चुअल मास दे रखा है 34 ग्राम ऑफ NH3, ये दे रखा है एक्चुअल, क्योंकि NH3 की यील्ड पूछी है तो उसका जो दे रखा है वो एक्चुअल होगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड अपन किससे निकालेंगे, एक्सपेक्टेड अपन स्टोइकियोमेट्री से निकालेंगे। पहले स्टोइकियोमेट्री कर लो इसकी, देखो N2 प्लस 3H2 से बनके 2NH3 बना,
यही तो रिएक्शन होगी इसकी, ठीक है। इसके देखो, इसके 1 मोल से इस NH3 के कितने बनते हैं 2 मोल, तो आपको 56 ग्राम ऑफ N2 दे रखा है, और ये H2 तो एक्सेस में है तो कोई मतलब ही नहीं है, तो N2 कितना दे रखा है 56 ग्राम, तो इसके मोल निकाल लो, 56 बटा N2 का वेट होता है 28, तो इसके मोल आ जाएंगे, कितने मोल आ गए ये 2 मोल, ठीक है। इसके 1 मोल से इसके 2 मोल बनते हैं, तो ये बताओ N2 के 2 मोल से NH3 के कितने मोल बनेंगे, 1 से 2 बनता है तो 2 से कितने बनेंगे 4 मोल बन जाएंगे, 4 मोल्स। अब ये बताओ 1 मोल का मास इसके मोलर मास के बराबर, तो इसका 4 मोल का मास बताओ आप, तो वेट जो एक्सपेक्टेड वेट है वो निकाल लेते हैं, वेट ऑफ NH3 कितना हो गया 3 इंटू 4 इंटू, ठीक है, मोल कितने हैं 4, मोल इंटू मोलर मास, NH3 का मोलर मास 17, तो ये आ जाएगा 68 ग्राम। अब फॉर्मूला लगा दो परसेंटेज यील्ड का, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल मास ऑफ प्रोडक्ट, एक्चुअल मास कितना है भाई 34 ग्राम, ठीक है 34 ग्राम, एक्सपेक्टेड मास NH3 का अपन ने कितना निकाला 68 ग्राम, जो स्टाइकियोमेट्री से निकालते हैं 68 इंटू आप क्या कर दोगे 100, तो ये आपका 50% के लगभग आ जाएगा, 50% ही आ गया ना लगभग, क्या 34 68 है तो 50% हो गया, ठीक है। तो ये आपकी जो परसेंटेज यील्ड है उस पे काम हो गया, सिंपल सा ये एक फॉर्मूला याद रख लो परसेंटेज यील्ड का, आपका काम कहीं नहीं रुकेगा। ये ध्यान रखना एक्चुअल जो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा और एक्सपेक्टेड अपन स्टोइकियोमेट्री से निकालेंगे वो होता है, ठीक है ओके। एक्सपेक्टेड कई बार इसको थ्योरेटिकल भी बोल दिया जाता है, तो ये आपको परसेंटेज यील्ड का पूरा हो गया। ये दोनों क्वेश्चन कर लो, मेन कॉन्सेप्ट ये है। एक छोटी सी चीज है, देखो कुछ बच्चों को दिक्कत होती है कि सर कंबंशन रिएक्शन कार्बन की आ जाए या कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी कंबंशन रिएक्शन आ जाए, तो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबंशन रिएक्शन को डायरेक्ट अब बैलेंस करने में टाइम लगाते हो, तो डायरेक्ट लिखने का तरीका है एक, ठीक है। एक डायरेक्ट लिखने का एक तरीका है कि आप उसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, CXHY कोई भी हाइड्रोकार्बन है उसकी रिएक्शन O2 से करवाओगे तो CO2 और H2O बनेगा। अब देखो जो CX और HY है, C है कितने कार्बन है और Y है C मतलब कार्बन, और X है कितने कार्बन है, X का मतलब कितने कार्बन, Y का मतलब कितने हाइड्रोजन है, ठीक है। ये गिन लो, कार्बन और हाइड्रोजन गिनो, X प्लस Y बाई 4 आता है O2 का स्टोइकियोमेट्री, X होता है CO2 का स्टोइकियोमेट्री, Y बाई 2 करोगे तो H2O का स्टोइकियोमेट्री आ जाएगा। जैसे मैं एक रिएक्शन लिखूं आपको फॉर एग्जांपल समझाऊं मैं, तो मैं एक रिएक्शन लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा C2H6, इसकी रिएक्शन करवाई O2 से और आपके पास क्या बना CO2 प्लस H2O, यही तो बना। अब सर इसको बैलेंस करो, बैलेंस करने का देखो इसके अनुसार तरीका है, सिंपल तरीका है। वैसे तो आप देखोगे कार्बन 2 यहाँ कार्बन 1 तो यहाँ पे 2 लगाऊं, ऐसे करते जाओगे है ना। ये तरीका क्या है, X और Y, यहाँ पे X कितना है, X है 2, कार्बन 2 है, और Y कितना है भाई यहाँ पे 6, ठीक है। X प्लस Y बाई 4 कर दोगे तो क्या आ जाएगा O2 का स्टोइकियोमेट्री, X प्लस Y बाई 4, ठीक है। तो X कितना है 2 प्लस Y कितना है 6 बाई 4 कर दोगे तो ये आ जाएगा 7/2, तो ये कितना हो गया 7/2 कर ले, तो सही है 7/2 हो गया, तो 7/2 आ गया O2। अब देख CO2 कितना होगा, X होता है CO2, तो X क्या है, X है 2 तो 2 लगा दे, और Y है कितना 6, तो Y/2 कितना होता है H2O, तो 6/3, 6/3 करो, 6/2 करोगे तो 3 आ जाएगा ना भाई। मैंने क्या किया 6/2, अरे Y/2 किया है, ये देख बस ऐसे रिएक्शन को बैलेंस कर लो फटाफट इससे। अगर ऑक्सीजन भी आए तो ये वाला फॉर्मेट चलेगा, अगर नाइट्रोजन आ जाए तो ये वाला फॉर्मेट चल जाएगा, ठीक है। तीनों फॉर्मेट बता दिए। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कोई भी रिएक्शन हो इन 3 इक्वेशन से बाहर नहीं जाएगी कंबंशन की, ओके। तो इनको नोट करो अभी।
अब बात करते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला की। देखो किसी भी चीज का एम्पेरिकल फॉर्मूला निकलवाना, मास परसेंट देके निकलवाना, नीट में देखो कॉमन क्वेश्चन है, आता ही रहता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो अपन इसकी बात कर लेते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला होता क्या है? ये किसी भी एटम्स का एक सिंपलेस्ट रेशियो होता है, यानी सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ ऑल एटम्स, ऐसे लिख सकते हैं अपन, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ ऑल एटम्स। अब सिंपलेस्ट रेशियो कैसे सर? फॉर एग्जांपल समझाओ इसको। जैसे मैंने लिया ग्लूकोज ले लेता हूं, मैंने C6H12O6 ले लेता हूं, यह है इसका मोलिकुलर फॉर्मूला। अगर इन एटम्स का एक सिंपलेस्ट रेशियो ले लूं, सिंपल रेशियो कर दो, C6H12O6 है, सभी को 6 से डिवाइड कर दो, 6 से डिवाइड कर दो तो CH2O बन जाएगा। ये आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला कहलाएगा, यानी इन एटम्स का अपन ने सिंपलेस्ट रेशियो ले लिया। इतनी बात क्लियर, ये चीज समझ में आई क्या? सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ ऑल एटम्स होता है। अब सर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? क्वेश्चन करने की स्टेप क्या होती है? 3 स्टेप से इसके क्वेश्चन होते हैं। पहली स्टेप, आपको मास परसेंट या तो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा या वेट दे रखा है तो मास परसेंट निकाल लो, ठीक है। जनरली मास परसेंट से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, मास परसेंट दिया हुआ होता है। मास परसेंट दिया हुआ है। दूसरा स्टेप होता है आपका मास परसेंट बटा मोलर मास कर दो, आप मास परसेंट बटा मोलर मास कर दोगे। अब तीसरा स्टेप क्या होता है कि जो मास बटा मोलर मास आया है ना, वो कौन से में सबसे कम आया है, और जो कम वाला होगा ना उससे सबको डिवाइड कर देना है, यानी डिवाइडेड बोथ बाय स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ मास परसेंट बाय मोलर मास से। अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा, ये 3 स्टेप है बस, इससे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। एक चीज और बता देता हूं तुम्हारे को, देखो मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। कभी एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ हो, मोलिकुलर फॉर्मूला पूछे तो n से गुणा कर दो। सर n क्या है? n यहां पे मोल नहीं है, n की वैल्यू होती है जो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास और मोलिकुलर फॉर्मूला मास है ना, उसी से n की वैल्यू निकलती है। क्या होता है? n मोलिकुलर फॉर्मूला का मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ये होती है n की वैल्यू। कई बार आपको मोलिकुलर फॉर्मूला देगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछेगा, n की वैल्यू यहां से निकाल लो, एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास बटा वो मोलिकुलर फॉर्मूला मास बटा एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास, इससे आप n की वैल्यू निकाल लोगे, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो जैसे मास परसेंट वाला ऐसे कैसे आएगा, ये इसकी चीज देखो। देखिए एक एग्जांपल से इसको सोल्व करके बताता हूं। मैंने जैसे मान लो मैं बात करूं, मास परसेंट मैंने दे दिया कार्बन और हाइड्रोजन ले लिया, 2 एटम है, ठीक है। ये स्टेप से समझा रहा हूं। मैंने कार्बन ले लिया 30.5% मास परसेंट, ठीक है, ये है आपका मास परसेंट, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। अब एक 30.5% है तो बचा हुआ कितना है? 69.5, यानी 100% होता है टोटल, 100 में से 30.5 ये है तो 69.5 ये होगा। ओके सर, दूसरा स्टेप क्या था? मास परसेंट बटा मोलर मास कर दो। चलो इसको ऐसे करो, आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए कर लेते, सिंपल हो जाएगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए करते हैं। देखो नाइट्रोजन का परसेंटेज इतना दे रखा है, ऑक्सीजन का इतना दे रखा है। अब देखो मैं क्या करता हूं, मास परसेंट, देखो मास परसेंट बटा मोलर मास कर दूं, यही तो है दूसरा स्टेप। तो 30.5 बटा मोलर मास नाइट्रोजन का देखो 14, और इसका 69.5 अपॉन ऑक्सीजन का 16। अब देखो 14 से इसको कैंसिल करते हो तो 2 28 हो गए, बचा कितना? 2.5, तो ये 1 तो 7, तो ये आ जाएगा 2.17, और ये हो जाएगा 434, ठीक है। तो ये 4.34 आ जाएगा। ये आपका मास बाय मोलर मास का ये रेशियो आ गया।
अब मैंने क्या बोला, डिवाइड बोथ बाय सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ मोलर मास बटा मोलर मास, यानी सबसे कम कौन सी है, स्मॉलेस्ट, सिंपलेस्ट नहीं स्मॉलेस्ट है, तो ये सबसे कम है ना स्मॉलेस्ट इन दोनों में, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप ऐसे कर दो, देखो अपन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात कर रहे थे, ठीक है। ओके सर, 2.17 और 4.17 4.34 आपके पास आ गया था। अब क्या करो, सिंपलेस्ट स्मॉलेस्ट से डिवाइड कर दो दोनों को, 2.17 है उससे कर दो, और यहां पे 2.17 से कर दो। अब देखो 2.17 बटा 2.17 एक आ गया, और 2.17 डिवाइड करोगे तो देखो 2 और 74, 70 इंटू 34, तो ये आ जाएगा 2। यानी आपके पास जो मोलिकुलर जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है इसका, वो क्या आ जाएगा, NO2, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो। क्लियर बात। तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऐसे निकालोगे, ये मेथड है मास परसेंट बटा मोलर मास, फिर आपको जो सबसे छोटी वैल्यू होगी ना मास परसेंट मोलर मास की, ये वाली इसकी, उससे दोनों को, या 3 हो तो तीनों को डिवाइड कर दो, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन करवाते हैं अपन। देखो क्वेश्चन है, ए गैस इज फाउंड टू कंटेन 3.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 5.34 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, सिंपलेस्ट फॉर्मूला यानी एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। अब यहां पे देखो मास परसेंट नहीं दिया हुआ है, मैंने क्या बोला, मास परसेंट नहीं दिया हुआ तो मास परसेंट निकालना पड़ेगा। किसी भी कंपाउंड का मास परसेंट निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था तुम्हारे को, मैंने बोला था कि एम्पेरिकल फॉर्मूला वगैरह इनमें काम आता है ये, ठीक है। खुद का मास बटा टोटल मास इंटू 100 कर देते हो। जैसे यहां पे नाइट्रोजन के लिए पूछा है, तो आप निकाल लो मास परसेंट ऑफ नाइट्रोजन, कैसे निकालोगे, खुद का मास नाइट्रोजन का 2.34 बटा टोटल मास 2.34 प्लस 5.34 इंटू 100 कर दोगे, ठीक है। ओके सर, तो देखो ये आ जाएगा आपके पास वही 30.5% आ रहा है, ये तो हाँ 30.5%, ओके। अब एक 30.5% आ गया, तो दूसरा ऑक्सीजन कितना होगा, ऑक्सीजन का मास परसेंट कितना होगा भाई 100, टोटल 100 माइनस 30.5%, तो ये आ जाएगा 69.5%। या आप और दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो ये तरीका, या ऑक्सीजन का ऐसे भी निकाल सकते हो, मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकाल सकते हो, 5.34 अपॉन 2.34 प्लस 5.34 इंटू 100, तो ऐसे भी करोगे तो 69.5% ही आएगा आपके पास। अब मास परसेंट आ गया, अब एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालो, नाइट्रोजन और दूसरा क्या था ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का मास परसेंट कितना है 30.5%, ये है 69.5%, हो गया है, ये तो सिंपल है, ये आ गया मास परसेंट। अब क्या करना होता है, मास परसेंट बटा मोलर मास, तो कर दो 30.5 बटा मोलर मास का 14, इसका 69.5 अपॉन 16, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2.17, ये आ जाएगा 4.34, अभी किया हुआ था ना कैलकुलेशन, तो अभी कर ली थी अपन ने। अब क्या करो, सिंपलेस्ट से डिवाइड कर दो, तो इसको क्या करेंगे 2.17 से डिवाइड कर दो, ये 2.17, इसको कर दो 2.17 छोटे वाले से डिवाइड, तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, यानी आपका सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या आ जाएगा NO2, इसे ही बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला, सिंपलेस्ट फॉर्मूला को एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। हो गया, अरे कुछ नहीं है भाई, मास दे रखा है तो मास परसेंट निकालो, मास परसेंट से वही मास परसेंट बटा मोलर मास, फिर जो छोटा है ना उससे दोनों को डिवाइड करके आप रेशियो निकाल लो, एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। तो इतनी बात क्लियर है। अब ये हो गया, और क्वेश्चन कराता हूं, नीट में पीवाईक्यू भी आया हुआ है, वो भी करवा देता हूं इस पे। देखो क्वेश्चन है, ए हाइड्रोकार्बन कंटेन
85.7% carbon and 14.3% of hydrogen. If 42 milligram of compound contain 3.01 into 10 to power 20 molecules, the molecular formula of the compound will be. अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार ये तो नीट में। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में पूछा कि आपको मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है, और मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लो, फिर मोलिकुलर फॉर्मूला का जो मास है उससे x की जो n था उसकी वैल्यू निकालेंगे, और वहां से मोलिकुलर फॉर्मूला आपका कंक्लूड होगा। तो सबसे पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं, और एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका मास परसेंट लेना पड़ेगा। देखो कार्बन और हाइड्रोजन की बात करते हैं। कार्बन का 85.7% और हाइड्रोजन का रहेगा 14.3%। ठीक है, बटा मोलर मास कर दो इसका। मोलर मास कितना होता है? कार्बन का 12, 85.7 बटा 12 और ये 14.3 बटा 1, तो ये आ जाएगा आपका 7.14, ये आ जाएगा 14.3। अगर इसको स्मॉल एच से डिवाइड कर दें, 7.14 है स्मॉल, इससे डिवाइड कर दो लिस्ट से 7.14, तो ये आ जाएगा 1:2। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ चुका है? यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ चुका है? CH2, कार्बन 1 हाइड्रोजन 2। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास क्या हो जाएगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास निकाल लो यहां से। कितना हो गया? कार्बन का 12 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 1, भाई हाइड्रोजन का 2 है तो 1 है तो 2 के लिए 2 हो गया, तो ये हो गया 14। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हो गया। अब मेरे को ये बताओ आप, इसके आपने जो अभी पढ़ा था ना वैल्यू क्या थी? N इज इक्वल टू मोलिकुलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। एक तो ये पढ़ा था, एक आपने ये पढ़ा था कि अगर मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना हो तो N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला करते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया, अपने को N की वैल्यू निकालनी है, और N की वैल्यू कहां से निकलेगी? एम्पेरिकल फॉर्मूला मास बटा वो मोलिकुलर फॉर्मूला मास बटा एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब तेरे पास तो मोलिकुलर फॉर्मूला का मास भी नहीं दे रखा डायरेक्ट तो, पर मोल तो दे रखे हैं। मोल तो निकाल सकते हैं क्योंकि अपने को कंपाउंड का वेट भी दे रखा है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी दे रखे हैं। मोल्स में भी लोचा है, मोल्स भी तगड़े तरीके से निकालना पड़ेगा। कैसे? देखो मोल के 2 फॉर्मूले होते हैं। मैंने क्या बोला था एक बार, देखो यहां पे अभी निकालते हैं इसको। मोल्स बराबर वेट बटा मोलर मास या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये भी तो फॉर्मूला था मोल्स का, अपॉन अवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। इस फॉर्मूले को लगा लो, मोल्स इक्विवेलेंट कर दो, तो 42 मिलीग्राम है। वेट कितना है? 42 मिलीग्राम। 42 मिली को लिख दें 10 टू पावर -3 बटा मोलर मास निकालना है ना, मोलिकुलर फॉर्मूला का मास। भाई मोलिकुलर फॉर्मूला का मास यही तो है, मोलिकुलर फॉर्मूला मास बटा बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने? 3.01 इंटू 10 टू पावर 20 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, ये हो गया। अब यहां से आप निकालोगे, देखो 20 23 6, ये 2, 20 से 20 गया 3, ये बचा 3 और ये 2, तो ये आपके पास 84 आ गया ना। तो मोलिकुलर जो मास है वो आ गया आपके पास 84। नहीं 84 कहां पे? हाँ 84 ही है, 84 आ गया ये। अब क्या करो, जो मोलिकुलर मास है भाई, मोलिकुलर फॉर्मूला का मास आ चुका है आपके पास, N की वैल्यू निकाल लो, तो N क्या होगा? 84 मोलिकुलर फॉर्मूला मास बटा एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास कितना था? 14। अरे ये क्या है? ये है मोलिकुलर फॉर्मूला मास। ठीक है, ये क्या था आपका? एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास। ठीक है, ओके 84/14, तो ये कितना हो जाएगा? अब बताओ, ये 6 आ गया ना, N की वैल्यू आ गई कितनी? 6। तो यहां से मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा? मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू 6 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2 था, यानी मोलिकुलर फॉर्मूला C6H12 आ गया।
देखो अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है भाई, सोचना बहुत टाइम लगता है ऐसे क्वेश्चन करने में। पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला, एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास निकाला, अपने को क्या था मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना, तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या था n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। सर n की वैल्यू भी पता नहीं, n की वैल्यू क्या होती है मोलिकुलर फॉर्मूला मास बटा एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। यहां से मोलिकुलर फॉर्मूला मास निकाला, जो नंबर ऑफ वेट दे रखा है, या कुछ क्वेश्चनों में तो मोलिकुलर फॉर्मूला का मास डायरेक्ट दे रखा होता है, कुछ में डायरेक्ट मोल से निकलवा लेता है। यहाँ पे तो मोल और नंबर ऑफ पार्टिकल्स दोनों दे रखे हैं, तो ये इस तरीके से फॉर्मूला लगा के आपको निकालना पड़ेगा। क्योंकि मोल बराबर कर दो, मोल का ये फॉर्मूला बराबर ये फॉर्मूला, तो यहां से मोलिकुलर फॉर्मूला का मास आ गया। अब मास आ गया तो इसमें n की वैल्यू निकालनी है अपन ने, n की वैल्यू निकाल के इस फॉर्मूले में रख दो, काम हो जाएगा। क्लियर बात, समझ पाई? अरे इस n की वैल्यू को यहां रख दो, काम हो गया तुम्हारा। तो ये हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला क्लियर। ठीक है भाई, अच्छे क्वेश्चन है यार, एम्पिरिकल फॉर्मूला के आते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना। नीट का ये, नीट शायद गुजरात वाले में आया था 2017 में, शायद 2017 में आया था ये गुजरात नीट, नीट गुजरात 2017 में शायद, शायद है ना, देख लेना 2017 का ये, 16 का 17 का ये शायद, है ना। हाँ ठीक है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला कंप्लीट हो गया भाई तुम्हारा।